नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन पर जो जजमेंट दिया है, क्या इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाध्य होकर जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी? नहीं तो वो कैसे बता पाएंगे कि किस जाति का क्या हिसाब है, कहां रह रही है, कितने नंबर हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कोटा विद इन कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात करता है और उसमें साफ साफ यह भी कहता है कि जिस तरह से आरक्षण देने की कोशिश होगी, यानी 15% तय है उन तमाम जातियों के लिए, उन तमाम जनजातियों के लिए जो अभी तक आरक्षण का उस तरह का लाभ नहीं उठा पाए हैं जैसे बाकी समाज कर पाया है। वह तभी हो सकता है जब उसका सॉलिड आधार हो, और उसका सॉलिड आधार सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना है, जिससे अभी तक मोदी सरकार बचती रही है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि विपक्ष लगातार इसे लेकर एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। तो सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सरकार मानती है, लागू करती है, तो उसके लिए जो पहला काम होगा वह जातिगत जनगणना होगा। और अब चूंकि सदन चल रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस बारे में कोई ऐलान करेंगे? क्योंकि एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही हंगामा खेज रहने वाला है। इसके बहुत जरूरी अंग हैं, जरूरी हिस्से ऐसे हैं जिस पर समाज के भीतर, यानी दलित समाज के भीतर, आदिवासी समाज के भीतर विरोध की आवाजें उठने लग गई हैं। और वह सबसे ज्यादा है क्रीमी लेयर को लेकर, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लोग कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर है, यानी जो मलाईदार परत है, अगर उसे आरक्षण से आप जोड़ेंगे दलितों के और आदिवासियों के, तब आरक्षण का कोई मायने नहीं रहेगा। क्योंकि यह आरक्षण जन्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको मिटाने के लिए, उससे जो पूरी खामी होती है उसे दूर करने के लिए दिया गया है। और आज की तारीख में भी आईएएस ऑफिसर दलित आईएएस ऑफिसर होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो 7 जजों का बेंच था, उसमें भी BR गवई को कैसे लिखा जाता है? ओनली दलित सुप्रीम कोर्ट जज इन दिस बेंच, यानी उनकी भी शिनाख्त दलित जज के तौर पर होती है। और तो और कोविंद देश के राष्ट्रपति बनते हैं और दलित राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। सीजीआई जब बनते हैं दलित समाज के, तो देश के पहले दलित सीजीआई के तौर पर उनकी शिनाख्त होती है। ऐसे में मिलॉर्ड्स, क्रीमी लेयर एक हंगामा खेज बात है, क्योंकि जन्म के आधार पर जो छुआछूत है वह मिटती नहीं है और वह जाति नहीं है, क्योंकि उसका संबंध जाति से है। और इसका विरोध होना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला जो मामला उठाया है, इस पर तकरीबन 20 साल से रस्साकसी चल रही है, कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर। और इस पर हमने बातचीत की पॉल दिवाकर से। पॉल दिवाकर जो देश और विदेश में डिस्क्रिमिनेशन बाय डिसेंट एंड वर्क, यानी जन्म और काम के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो छुआछूत होती है, इस पर काम कर रहे हैं। वह कन्वीनर हैं ग्लोबल फोरम ऑफ कम्युनिटीज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन वर्क एंड डिसेंट। पॉल दिवाकर बहुत अहम सवाल उठाते हैं, सुनना बेहद जरूरी है। ये क्रीमी लेयर, ये अभी वो डिस्कशन कोर्ट में आया, बट लेकिन पहले भी at least for the last 20 years this has been an issue. This has been an issue because many still see reservation as an economic category. So if first of all, it's not an economic category. It is because of a person's birth and a social status.
the whole discrimination is being carried out, not because the one is either rich or poor among the thing, because we have seen across the states, irrespective of the person's economic status, the discrimination is vast. So it is necessary, and the reservation also states that it is primarily because of one's caste. The reservation is needed, and therefore the whole paraphernalia, all the dynamics that have happened to make reservation possible have been constructed on social birth of a person. Now, suddenly bringing in economic category is against the very precept of this reservation, because we have seen that, irrespective of one's education, irrespective of one's status, irrespective of one's, several abilities, because of even though person has gained some amount of income, the exclusion, discrimination in employment, in workplace, in recruitment, and in the whole area of supply chain is continuing. Therefore, I think it is really necessary that the creamy layer part of it has to be done away with, especially in these aspects of jobs and the competitive exams and employment and education. Already there is a creamy layer in vogue, especially if you want to have access to certain government schemes, housing, or if you want to have land assigned, if you want to have certain scholarships. There is already a creamy layer in progress. So therefore, it is not to say that creamy layer is not being implemented. If you look at the schemes, they say above certain income level, you cannot have access to those governments. So creamy layer aspect in the accessing the employment, or say highly competitive exams, bringing in that, I think it is a very, very antithetical to the whole reservation and equity principle. आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि जाति जन्म से आती है और वो जन्म के साथ आगे चलती रहती है, और उसमें व्यक्ति आईएएस है, जज है, ब्यूरोक्रेट है, इससे उसका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा ऐसा नहीं है, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, बट दूसरा स्थल पर, like say categorization within the SC categorization, quota within quota, or internal categorization, internal quota within this SC or ST is really, I feel that is needed, and we need to uphold that. But we need a clear infrastructure, clear data, and clear procedures. How does one identify a particular caste as some aspect which does not have access to development is something that has to be done. Like, for example, आपको मालूम है, अगर SC, even now, to be identified as an SC, there is a whole lot of procedure that is involved in. And SC Commission, one of the main responsibilities of the SC Commission is to identify who falls under the definition of the scheduled caste. Now, you don't have those policies, those protocols, those systems, and who does it? How do they do it? First of all, you need a whole aspect of caste census for this. So therefore, I think it is very important. You need caste census, and you need clear procedures and institutions which are mandated to see how this classification can be done. Then I think we need to bring in the quota within the quota. I think this is an aspect that is needed, but because for some historical reasons, some castes are in a better position to access jobs, access education, whereas some other castes have been completely excluded from any access because of their forms of exclusion that takes place within the caste system. So therefore, उधर हम सोचना है, the systems पाना पड़ेगा. System के बाद
वो इंटरनल क्लासिफिकेशन सही है, वो आई थिंक इट गिव्स जस्टिस, सब्सटैंटिव जस्टिस टू ऑल पीपल who have been excluded because of casteism and caste practices. Creamy layer, I think, is a very completely against the principles of natural justice and principles of equity. That I think we need to relook it, and Supreme Court may have to go through its own decision to see how that can be taken out. पॉल दिवाकर हो या पॉल दिवाकर जैसे तमाम एक्टिविस्ट और नेता, उन्हें चिंता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है जिस समय मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने को तैयार नहीं है। और तो और जिस तरह से एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और उसमें दलितों के एक हिस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भगवा ब्रिगेड कर रही है, उसमें क्या यह फैसला वे अपने पक्ष में भुनाएंगे? क्योंकि कोटा विद इन कोटा तकरीबन इस पर एक सहमति इस आधार पर है कि जो लोग बाहर रह गए हैं उनकी विवेचना होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो क्रीमी लेयर है वह एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल है जिस पर पूरे देश में बवाल मच सकता है, बवाल कट सकता है, क्योंकि आरक्षण की बुनियाद ही जाति के आधार पर जो छुआछूत होती है वह है, आर्थिक स्थिति नहीं है। लिहाजा आने वाले दिन बहुत हंगामे खेज रहेंगे। और इसी दरमियान जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और तमाम और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया गठबंधन की जातिगत जनगणना का सवाल उठाती रही हैं, और हम लोग शुरू से कहते थे कि भाजपा जातीय गणना के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। वह अब और तेज होगा। शुक्रिया।